यस तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंट्ज रूपांतरण के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में लोरेंट्ज इक्वेशन क्या आई थी। ठीक है ना, वो थी एक्स डैश इज इक्वल गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल वाई, जेड डैश इज इक्वल जेड, और वहाँ पर टाइम को भी क्या माना था, रिलेटिव माना था। टी डैश इज इक्वल गामा टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये थी भाई। और एक थी इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन भी थी, इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या था, एक्स इज इक्वल गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई इज इक्वल वाई डैश, जेड इज इक्वल जेड डैश, और टी इज इक्वल गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर, ये है। ठीक है ना, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस लेक्चर से मैं नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, केवल जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन चलेगा वो एक्सप्लेन करूंगा, और थ्योरेटिकल जहाँ पर है वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भाई। ठीक है ना, काफ़ी टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन दोनों मीडियम में कर दूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश में, है ना। लेकिन नोट्स आपको PDF के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट टॉपिक है इसमें वेगों का रूपांतरण। वेगों का रूपांतरण या फिर वेगों का संयोजन भी कहते हैं इसको। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, और एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। दो फ्रेम ले रहे हैं अपन, एक फ्रेम एस है, एक फ्रेम एस डैश है। ठीक है ना, तो एस और एस डैश में जो वेलोसिटी में जो रिलेशन आएगा, एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी में जो रिलेशन आएगा वो यहां पर डिफाइन करेंगे। तो इन एस फ्रेम, देखो एस फ्रेम में जो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है, एस फ्रेम में जो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है, वेग के जो घटक है, वो एक तो जैसे मैं ux मान लूँ, एक जैसे मैं uy मान लूँ, और एक जैसे मैं क्या मान लूँ uz। बाय वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड ux, uy, uz आर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सो तो यहां पर मैं u स्मॉल u से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो v है, v तो हमारे पास में जो फ्रेम एस डैश है उसकी वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में, है ना। तो मैं v जो सिंबल है वो ऑलरेडी यूज में ले चुका हूं वहां पर उन इक्वेशंस में। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम में। तो एस फ्रेम में उसकी वेलोसिटी मैंने क्या मान लिया, ux, uy, uz, तीन कंपोनेंट है, और एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी u वेक्टर। यानी मैं बात कर रहा हूं u वेक्टर जिसको लिखते हैं ना अपन i कैप ux प्लस j कैप uy प्लस k कैप uz। ये ux, ये uy, ये uz इसके तीनों कंपोनेंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये dx ओवर dt, ये क्या हो जाएगा dy ओवर dt, ये क्या हो जाएगा dz ओवर dt। ठीक है, और ऐसे ही एस डैश फ्रेम में इसके जो कंपोनेंट है वो क्या मान ले अपन, ux डैश मान ले, तो यहाँ पर dx डैश ओवर dt डैश हो जाएगा। और ऐसे ये uy डैश मान ले, ये dy डैश ओवर dt डैश हो जाएगा। और ये क्या मान ले अपन uz डैश, और ये dz डैश ओवर dt डैश हो जाएगा। सही है। अब अपन को ये देखना है कि भाई इनमें रिलेशन क्या है, इन तीन कंपोनेंट का, इन तीनों कंपोनेंट के साथ में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ही शो करेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज को। ठीक है, तो करते हैं, चलो इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ये कुछ इक्वेशन से है, ये वाला इक्वेशन, इनका यूज करते हैं। पहले ये देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऐसे लिखना ना, सिंस फ्रॉम लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लोरेंट्ज रूपांतरण समीकरण से, सिंस फ्रॉम लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लोरेंट्ज रूपांतरण समीकरण से। क्या है ये, एक्स डैश इज इक्वल गामा, गामा की वैल्यू पता है ना, गामा इज इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ
1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जिसको अपन लोरेंट फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? लोरेंट फैक्टर। ठीक है ना। तो ये एक्स डैश इज इक्वल गामा एक्स माइनस वी टी हो गया, और ये वाई डैश इज इक्वल वाई, ये जेड डैश इज इक्वल जेड, और ये टी डैश इज इक्वल गामा टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये कहानी है इसकी। ठीक है। अब अपन को देखो क्या जरूरत है, इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल कर दे एक्स डैश का डी एक्स डैश गामा गामा। देखो किसी को नहीं समझ में आए ना भाई, ये कैसे डिफरेंशियल कर दिया भाई, किसी के रेस्पेक्ट में तो किया ही नहीं। ठीक है। तो वैसे भी अपन कर सकते हैं। कैसे? देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन, एक्स डैश का डी एक्स डैश ओवर डी टी। ठीक है ना। गामा कांस्टेंट है, एक्स का डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी कांस्टेंट, नियत वेग ही वी लिखवाया हुआ है, एच डैश फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, एच डैश फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, ये नियत वेग ही है, और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है। अब देखो इसको मैं आगे और लिख रहा हूं, डी एक्स डैश ओवर डी टी, ये गामा, और डी एक्स बाई डी टी क्या है? यू एक्स है भाई। क्या है ये? यू एक्स। तो क्या हो जाएगा? यू एक्स माइनस वी, यू एक्स माइनस वी। अब ऐसे ही अपन क्या करेंगे, ये जैसे इक्वेशन 1 हो गई, क्या हो गई इक्वेशन 1, इसका करो डी वाई डैश का, वाई डैश का डी वाई डैश ओवर डी टी, और ये डी वाई ओवर डी टी, ऐसे ही आएगा। ऐसे ही इसका डी जेड डैश ओवर डी टी, और ये डी जेड ओवर डी टी, इसका भी कर दिया। अब इसका करो टी डैश का डी टी डैश ओवर डी टी, टी के रेस्पेक्ट में करना है सबका, टी के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल गामा कांस्टेंट टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर कांस्टेंट, और एक्स का डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? यू एक्स। तो डी टी डैश ओवर डी टी इज इक्वल गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी क्या है? यू एक्स। यही है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ये इक्वेशन थर्ड आ गई, ये इक्वेशन फोर्थ आ गई, ये इक्वेशन फिफ्थ आ गई। ठीक है। तो ये वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन इसको दे दो इक्वेशन 4, इसका कोई यूज नहीं है, इससे तो रिजल्ट ये आ गया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दो, तो करते हैं, चलो इसको डिवाइड। वन बाई फोर, फ्रॉम 1/4, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश इज इक्वल गामा यू एक्स माइनस वी, यू एक्स माइनस वी ओवर, इससे डिवाइड कर रहे हैं, पहले आरएचएस की बात कर लेते हैं, गामा 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, फिर मेन बटे का चिन्ह समीकरण 4 में, सॉरी ये डी टी है, डी टी डैश ओवर डी टी, इतना ही है ना। चलो ये डी टी कैंसिल हो गया, ये गामा कैंसिल हो गया, डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश यहाँ पर आ रहा है, तो इसको लिख दिया मैंने डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, ये यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश क्या है? डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश है यू एक्स डैश, क्या है? यू एक्स डैश। तो यहाँ से यू एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई? यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट है भाई, लिखो इसको। अपन ने एक्स कंपोनेंट कर लिया है, कौन सा कर लिया है? एक्स कंपोनेंट। अब अपन ऐसे ही वाई कंपोनेंट कर सकते हैं। वाई कंपोनेंट कैसे करेंगे? इक्वेशन 2 है ना,
इस इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड कर दो। चलो करते हैं इसको। ये समझ में आ गया ना? इसको याद भी रखना है, ux डैश इज इक्वल ux माइनस वी, ux माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी ux अपॉन सी स्क्वायर, ये इसको याद भी रखना है। चलो आगे और करते हैं। इक्वेशन 2/4 फ्रॉम 2/4, समीकरण 2 को डिवाइड करना है 4 से, तो क्या आएगा? देखो 2 क्या है, dy डैश ओवर dt और ये dt डैश ओवर dt, ठीक है। ये क्या आ रहा है भाई? ये dy ओवर dt आ रहा है, dy ओवर dt। और एक बात और ध्यान दो, ये जो dy ओवर dt था ना वो था uy, dy ओवर dt क्या है? uy, तो मैं इसको uy लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। और ये क्या है? गामा 1 माइनस वी ux, और ऐसे ये uz है, क्या है ये? uz, v ux ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल, dy डैश और dt डैश क्या हो जाएगा? uy डैश, और इस गामा की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रूट, और ये यहाँ पर क्या है? uy है, और मैन बटे का चिन्ह 1 माइनस वी ux ओवर सी स्क्वायर, ये लो, ठीक है। सिंस गामा इक्वल क्या था? 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का रूट, लोरेंट फैक्टर, क्या था ये? लोरेंट फैक्टर। तो ये uy डैश इक्वल uy, ये आ गया, ये ऐसे y कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली ये दोनों सेम है, तो uz की जगह uy की जगह uz हो जाएगा, तो uz डैश इज इक्वल uz 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रूट अपॉन 1 माइनस वी ux ओवर सी स्क्वायर, ये uz आ गया। तो ऐसे हमारे पास में तीनों कंपोनेंट ऑब्टेन हो गए, ux डैश भी हो गया, uy डैश भी और uz डैश भी, ठीक है ना। तो ये है तीनों इक्वेशन शो करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी को या फिर एडिशन ऑफ वेलोसिटी को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करेंगे फिर। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का रूपांतरण। ये समझ में आ गया होगा आपको। कहने का सीधा सा ये है, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करके डिवाइड करना है, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करके इन तीनों को इससे डिवाइड कर देना, बस काम हो गया पूरा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, लिखो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन करते हैं, चलो इसको। सेम वैसे स्टार्ट करना है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके एस और एस डैश दोनों में कंपोनेंट लेने हैं। चलो करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, कंपोनेंट लेते हैं इन एस फ्रेम में, एक तो ए एक्स आएगा, एक ए वाई आएगा, एक ए जेड आएगा। एक्स को क्या लिख देंगे? देखो जो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में, वही क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो डी यू एक्स बाई डी टी, इसको डी यू वाई बाई डी टी, इसको डी यू जेड बाई डी टी। ये एस फ्रेम में है, और इन एस डैश फ्रेम में क्या आएगा? ए एक्स डैश हो जाएगा, ए वाई डैश हो जाएगा और ए जेड डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा डी यू एक्स डैश ओवर डी टी डैश, ये डी यू वाई डैश ओवर डी टी डैश, और ये डी यू जेड डैश ओवर डी टी डैश। ये कंपोनेंट हो गए। अपन का इनमें आपस में रिलेशन डिटरमाइन करना है। आपस में क्या रिलेशन है वो डिटरमाइन करना है, एस का एस डैश के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, या फिर एस डैश का एस के रेस्पेक्ट में। क्या चाहिए? यूएक्स डैश चाहिए। तो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेग के रूपांतरण समीकरण से। वेग का रूपांतरण समीकरण क्या आया था? ux डैश इज इक्वल ux माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी ux ओवर सी स्क्वायर आया था ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशियल कर दे, तो करो चलो डिफरेंशियल। इस ux डैश का हो जाएगा डी ux डैश, ux डैश का क्या होगा? डी ux डैश। इसका a डॉट a अपॉन बी से होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करो, 1 माइनस वी ux अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है ना। अब 1 माइनस वी ux अपॉन सी स्क्वायर को रख लिया कांस्टेंट, ux का dux v का 0 बिकॉज v इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। फिर क्या लेते हैं? माइनस, ऊपर वाले को कांस्टेंट रख लिया। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका 1 का तो हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा? 0। फिर v कांस्टेंट है तो माइनस v कांस्टेंट, सी स्क्वायर कांस्टेंट है और ux का dux, सही कर रहा हूं मैं, dux। तो dux डैश इज इक्वल, इसको खोलो भाई, मैं सही कर रहा हूं क्या? सही कर रहा हूँ, ठीक है ना। dux से मल्टीप्लाई, तो ये dux, फिर माइनस v ux अपॉन सी स्क्वायर इंटू dux, फिर माइनस, देखो ux यहां से और ये मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस और माइनस प्लस, v यहां से ux माइनस और माइनस प्लस हो गया, v ux अपॉन सी स्क्वायर इंटू dux, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये बार वापस माइनस, तो माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये dux, फिर ये मेन बटेगा चिन्ह, 1 माइनस v ux ओवर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, और वापस इन दोनों में कॉमन आ गया dux। क्या कॉमन आ गया? dux। तो dux डैश इज इक्वल, dux कॉमन तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये dux कॉमन और ये 1 माइनस वी ux अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये कोई मैंने लिख दी इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख दी? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन यूज में लेंगे तो क्या आएगा देखना, ये आप लोग याद रख लेना भाई, ये है जुगाड़, है ना। इसको रब कर देता हूं मैं अब। फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी? टी डैश इज इक्वल गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यही है। तो इसका भी कर दो डिफरेंशियल, टी डैश का डी टी डैश, गामा टी का डी टी, वी अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स का डी एक्स, सही है। तो डी टी डैश गामा, मैं ये कर रहा हूं डी टी कॉमन ले रहा हूं दोनों में dt, तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और ये dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी का x कंपोनेंट इन s फ्रेम, तो dt डैश इज इक्वल गामा 1 माइनस वी ux ओवर सी स्क्वायर और ये dt। ये इक्वेशन कोई 2 है, तो सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आ जाएगा, करो डिवाइड, चलो। डिवाइड करते हैं, देखो फ्रॉम 1/2, एक में 2 का भाग देना है, तो क्या हो जाएगा? डी ux डैश ओवर डी टी डैश, LHS को LHS से डिवाइड, 1 माइनस
वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, फिर ये 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था डी यू एक्स, फिर ये मेन बटे का चिन्ह आएगा, डिवाइड गामा 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, और ये साथ में है डी टी। समझना इसको, ये डी यू एक्स बाई डी टी, डी यू एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, यू एक्स सॉरी ए एक्स, ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए एक्स डैश, वो मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया आपको, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन एच डैश फ्रेम। यहां पर देखो ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, ये क्वांटिटी नीचे आएगी तो स्क्वायर दो पावर 2 तो ये और पावर 1 ये, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3, गामा साथ में है, डी यू एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा ए एक्स, क्या हो जाएगा ए एक्स। तो देखो साथ में आगे और देखो, सिंस गामा की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो ए एक्स डैश की वैल्यू रख दें यहाँ पर, गामा नीचे है ना तो ऊपर जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर हाफ रूट है तो 1/2, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पहले से है, ओवर 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3, और ये ए एक्स, आधी पावर ये एक पावर ये तो डेढ़ हो गई 3/2, तो ए एक्स डैश इज इक्वल 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर की पावर 3, और ये ए एक्स एक्स कंपोनेंट। ऐसे अपन ए वाई डैश और ए वाई जेड भी वैसे करना नहीं है, लिख लेना, सिमिलरली वी गेट ए वाई डैश एंड ए जेड डैश, इसी प्रकार अपन ए वाई डैश व ए जेड डैश भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार हम ए वाई डैश व ए जेड डैश भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, अब एक मेन है भाई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन का मीनिंग ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो मूविंग स्टेट में होता है तो उसकी लंबाई कुछ कम दिखाई देती है, सीधा सा मतलब ये है। एक तो आप खड़ी बस को देखो, ठीक है ना, खड़ी बस को, तो वो क्या होती है, खड़ी बस थोड़ी लंबी दिखाई देती है, और वो स्पीड से दौड़ रही है तो वो कुछ कम दिखाई देती है, या आप महसूस भी कर सकते हो ये तो, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं इसको, चलो और इसको प्रूफ करते हैं। थर्ड पॉइंट है लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट। लंबाई में संकुचन, ठीक है। देखो वही मानते हैं अपन, दो फ्रेम मानेंगे, एक फ्रेम एस मानेंगे और एक फ्रेम एच डैश मानेंगे। एच डैश फ्रेम क्या है, मूविंग विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो देखो सबसे पहले मैं एस फ्रेम की बात कर रहा हूं, खड़ी बस को देखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट में, सॉरी चलो एक बार समझाता हूं मैं इसको। यहां पर सिचुएशन जो मैं सोच रहा हूं उसके अपोजिट है, थोड़ी सी अपोजिट है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। अब और ये इसका ओरिजिन पॉइंट, ये फ्रेम है एस जो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। फ्रेम एक में मान लो भाई मैं खड़ा हूं और दौड़ती हुई बस को देख रहा हूं, मैं खड़ा हूं और उस दौड़ती हुई बस को देख रहा हूं। ये कोई बस हो गई, रोड, यहां पर छड़ कहते हैं इसको, रोड, ठीक है ना। और इसकी जब ये मूविंग स्टेट में है इस एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो इसकी लेंथ क्या कंसीडर कर लिया अपन ने, एल लेंथ कंसीडर कर ली।
कितनी कर ली, एल लेंथ। यहाँ पर जो इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्स के ऊपर वो कितना है, x2, और ये कितना है, x1। और ये जो बस है वो जा रही है v वेलोसिटी से। ये रोड किस वेलोसिटी से मोशन कर रही है, v वेलोसिटी से। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, l इज इक्वल, ये टोटल x2 में से ये घटा दो भाई, x2 माइनस x1। अब देखो, देखना एक बार, ये जो एस फ्रेम है वो रेस्ट में है और ये इसके सापेक्ष क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं खड़ा हूं और मैं बस को देख रहा हूं, इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मेरे रेस्पेक्ट में उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो जिस फ्रेम में किसी पार्टिकल की या किसी रोड की या बस की, कुछ भी आप मानना चाहो, उसकी यदि कुछ वेलोसिटी ऑब्टेन होती है, वो यदि मूविंग स्टेट में दिखता है, किस स्टेट में, मूविंग स्टेट में दिखता है, उस फ्रेम को बोलते हैं अपन लेब फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम। क्या बोलते हैं अपन, लेबोरेटरी फ्रेम, प्रयोगशाला तंत्र, प्रयोगशाला तंत्र। क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी फ्रेम, प्रयोगशाला तंत्र, ठीक है। और एक दूसरा फ्रेम और लेंगे, वो है एच डैश फ्रेम। ये एच डैश फ्रेम भी क्या करता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन करता है, और यहाँ पर v कांस्टेंट है। ये इसकी x डैश हो गई, ये y डैश हो गई, और ये क्या है उसकी z डैश, और ये यहाँ पर उसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट। अब ये जो रोड है, ये रोड भी क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन कर रही है। यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मान ले अपन, x2 डैश मान ले, और यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर कर ले अपन, x1 डैश, और इसकी जो लेंथ है वो क्या मान ले अपन, l नोट। अब आप देखो, ये फ्रेम भी सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से, और ये रोड भी सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से, यानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों में कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर इनकी जो रिलेटिव मोशन है वो कितनी है, 0। इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0। तो जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है उस फ्रेम को बोलते हैं अपन प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये इसको अपन ये भी कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रेम को बोलते हैं उपयुक्त निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं अपन, उपयुक्त निर्देश तंत्र। जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखता है उसे क्या कहते हैं अपन, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उसमें जो उसकी लेंथ है, उस लेंथ को बोलते हैं अपन प्रॉपर लेंथ। क्या बोलते हैं अपन, प्रॉपर लेंथ, उचित लंबाई। अब यहां पर x2 डैश, यहां पर x1 डैश, तो l नोट क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश, यही होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में दिख रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में दिख रहा है। अब दोनों में रिलेशन आपको डिटरमाइन करना है, आपको क्या मुझे करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जब यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, रेस्ट में है, तब ये मूविंग स्टेट में दिखेगा, ठीक है। और यहां पर यदि ऑब्जेक्ट भी उसके बराबर साथ में मोशन करना स्टार्ट कर दे, ऑब्जर्वर भी क्या कर दे, साथ में मोशन स्टार्ट करना कर दे, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो जहां पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए उसे क्या कहते हैं अपन, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अब देखो, अब दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं भाई। इसको मैं रब कर देता हूं, चलो यहां पर करते हैं, चलो समझ में आ गया ये। अब देखो, सिंस ये लिख लेना, फ्रॉम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लोरेंज रूपांतरण समीकरण से L इज इक्वल क्या है, सॉरी x डैश इज इक्वल गामा x माइनस वीटी है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं 1 के लिए लिखूं तो गामा x1 माइनस वीटी हो जाएगा, और इसको मैं 2 के लिए लिखूं तो गामा x2 माइनस वीटी, दो कोऑर्डिनेट बनेंगे यहां पर। तो अब देखो, x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड में पुट कर दो, इसको है इसमें वैसे डाल दो। ये जो दोनों वैल्यू है वो वहां पर सेकंड में पुट कर दो। L नोट इज इक्वल x2 डैश की वैल्यू गामा x2 माइनस वीटी माइनस गामा x1 माइनस वीटी। अब इसको आप देखो,
गामा x2 माइनस गामा वीटी माइनस गामा x1 प्लस गामा वीटी, ये कैंसिल आउट हो गया। गामा कॉमन x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 यहां से क्या है L, तो L नॉट इज इक्वल गामा L, ठीक है। तो यहां से देखो L इज इक्वल क्या हो जाएगा L नॉट बाई गामा, L इज इक्वल L नॉट बाई गामा, ठीक है। अब सिंस गामा की वैल्यू क्या थी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करें यहां पर, तो L इज इक्वल L नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना भाई, ये फॉर्मूला याद रखना, काफी बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। अब देखो लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन कैसे, तो देखो यहां पर 1 में से कुछ ना कुछ क्वांटिटी कम हो रही है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट, ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है ना भाई, एक में से कुछ वैल्यू कम ही तो हो रही है। तो जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो L छोटा हो गया L नोट से, L छोटा हो गया L नोट से, वो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, ये छोटी मोटी बातें बताने की वजह से नहीं होती, ठीक है ना। तो यदि ये 1 से कम तो L नोट ज्यादा और L कम। अब L क्या है, लेंथ है उस रोड की, उस बस की, कहां पर, जहां पर वो गतिशील अवस्था में दिख रहा है, जहां पर वो मूविंग स्टेट में दिख रहा है, और L नोट कहां पर है, लेंथ उसी रोड की, उसी बस की जहां पर वो स्टेशनरी स्टेट में दिख रहा है। तो जब वो मूविंग स्टेट में दिखेगा तो उसकी लेंथ कम दिखाई देगी, उसे ही क्या कहते हैं अपन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। तो क्या हो गया, जब कोई छड़ किसी निर्देशांतर में, या ऐसे लिखो जिस निर्देशांतर में छड़ गतिशील अवस्था में दिखाई देती है उसमें उसकी लंबाई संकुचित दिखाई देती है। द लेंथ ऑफ रोड इज कॉन्ट्रैक्ट इन सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द रोड सीम्स इन मूविंग स्टेट, सीम्स इन मूविंग स्टेट, ओके। तो ये थर्ड पॉइंट है। अब फोर्थ वो है टाइम डायलेशन, कालवर्दी, टाइम डायलेशन कालवर्दी। चलो करते हैं भाई, इसको भी करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ है टाइम डायलेशन। कालवर्दी, कालवर्दी का मतलब दो इवेंट के बीच में जो टाइम है, दो इवेंट के बीच में जो टाइम है वो बढ़ जाना, और वो किस फ्रेम में बढ़ेगा वो देखेंगे अपन। तो देखो, और यहां पर अपन वैसे ऑब्जर्विंग जो फ्रेम वो एस मान रहे, इसका मतलब वो एस में बढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखो भाई, ये x, ये y और ये z, और इस फ्रेम को नाम दे रहा हूं मैं एस फ्रेम, समझना इसको। यहां पर कोई बाइक मान लो, एक कोई पार्टिकल मान लो, कोई बाइक मान लो, कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लिया। जब ये x1 पोजीशन के ऊपर है, जब ये कहां पर है x1 पोजीशन के ऊपर, तब टाइम है t1। कितना है टाइम t1। तो जब कोई बाइक वाला उस x1 पोजीशन के ऊपर है, तब उसने क्या किया, किसी दूसरी बाइक को टक्कर मार दी, किसी दूसरी बाइक को टक्कर मार दी, तब टाइम कितना था t1। टक्कर मारने के बाद भी इसकी वेलोसिटी वही है, कितनी वेलोसिटी है v वेलोसिटी। अब फिर वो यहां पर आ गया, यहां पर पोजीशन उसकी x2 हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, और टाइम हो गया t2, और फिर उसने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी, ठीक है ना। तो पहली इवेंट कहां पर हो गई x1 पे, दूसरी इवेंट कहां पर हो गई x2 पे, लेकिन टाइम t1 और t2 अलग अलग था, ठीक है ना। तो और दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको मैं लिख दूं कैपिटल T, t2 माइनस t1। और आपको ये मैं पहले लिखवा चुका हूं, पहले बता चुका हूं। यहां पर ये जो बाइक है वो गतिशील अवस्था में दिख रही है, इसका मतलब ये कौन सा है, लेबोरेटरी फ्रेम। क्या है, लेबोरेटरी फ्रेम, प्रयोगशाला तंत्र है ये। क्या है, प्रयोगशाला तंत्र। T इज इक्वल T2 माइनस T1, ठीक है। टक्कर मार दी, फिर भी चल रहा है। अब देखो इसी इवेंट को अपन देखेंगे, दो इवेंट हो गए ना T2 और T1 के ऊपर, दोनों के बीच में टाइम क्या हो गया, ये वाला टाइम। अब ये एस डैश फ्रेम है,
एच डैश फ्रेम सेल्फ भी क्या करता है, v वेलोसिटी से मोशन करता है ना, v वेलोसिटी से। ये इसकी x डैश एक्सिस है, ये y डैश और ये z डैश, ये इसका ओरिजिन पॉइंट o डैश। अब देखो उसी इवेंट को अपन इस एच डैश में देख रहे हैं, तो यहां पर है और पोजीशन क्या है इसकी x डैश मान ली, क्या मान ली x डैश, और पहली इवेंट कहां पर हुई, t1 डैश के ऊपर, t1 डैश के ऊपर हो गई, और इसकी भी वेलोसिटी क्या है, v है। अब देखो एच डैश ऐसे मान लो वो देखने वाला है इस घटना को, और वो भी इसके बराबर चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे है भाई, ये बाइक हो गई और ये एच डैश हो गया, यहां पर टक्कर कर दी, तो जितना ये चला उतना ये भी आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई भाई। यदि ये 2 मीटर चलेगा ना, तो ये भी तो 2 मीटर आगे आ जाएगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस इतनी रहेगी, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, चेंज, और दूसरी टक्कर इसी पोजीशन के ऊपर फिर कर दी उसने, इसी पोजीशन के ऊपर दूसरी कोलिजन फिर कर दी। समझ में आ रही है मेरी बात को। ये बाइक वाला है, पीछे दूसरी बाइक वाला है, ये इसको देख रहा है, बराबर साथ में चल रहे हैं, दोनों के बीच में 100 मीटर का अंतर मान लो। तो 100 मीटर जब वो अगली बाइक वाला आगे था तब टक्कर मार दी, तो पीछे वाला भी फिर आगे आ गया, तो फिर दूसरी के फिर मार दी, तब भी उनका डिफरेंस वही था। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट थे, लेकिन टाइम तो अलग अलग था, पहले अभी हुई फिर थोड़ी देर बाद में हुई, तो सेम कोऑर्डिनेट के ऊपर इवेंट का टाइम अलग हो गया। और अब देखो इनका जो टाइम का जो डिफरेंस है वो मैंने क्या मान लू, टी नोट। इसको क्या बोलते हैं अपन, उचित निर्देश तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, उचित, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसे बोलते हैं अपन प्रॉपर टाइम, उपयुक्त समयांतराल। क्या बोलते हैं अपन, प्रॉपर टाइम इंटरवल, उपयुक्त समयांतराल। रिलेशन देखते हैं, दोनों की स्पीड सेम, डायरेक्शन सेम, इसका मतलब रेस्ट में, इसका मतलब रेस्ट में सीम्स होगा। और यहाँ पर ये स्टेशनरी, ये मूविंग स्टेट में, इसका मतलब ये मूविंग स्टेट में है। ये मूविंग स्टेट का टाइम है, वो रेस्ट का टाइम है, ये प्रॉपर टाइम है, ठीक है ना। दोनों में रिलेशन देखते हैं। यहां पर आता है व्युत्क्रम लोरेंट्ज रूपांतरण समीकरण से, व्युत्क्रम लोरेंट्ज रूपांतरण समीकरण से, इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल गामा x डैश प्लस वी टी डैश, यही थी। यदि मैं फर्स्ट के लिए लिखूं तो ये टाइम वाला लो, t इज इक्वल गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। पहली इवेंट के लिए t1 ले लूं, ये गामा, ये t1 डैश प्लस इस फ्रेम में दोनों बार पोजीशन x डैश ही है भाई, x डैश अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे t2 और ले लूं, गामा t2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन में जैसे कोई थर्ड मान लूं, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो और फिर देखो कैपिटल T की वैल्यू क्या आ रही है, गामा t2 डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर माइनस गामा t1 डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगी, दोनों में से गामा कॉमन आ जाएगा, तो गामा t2 माइनस t1 डैश, ठीक है ना। और ये क्या आ जाए यहाँ पर t नोट, तो t इज इक्वल गामा t नोट, t इज इक्वल गामा की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट, सिंस ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इसकी वैल्यू ग्रेटर लेस देन 1 है, तो जब ये लेस देन 1 है तो t ग्रेटर देन t नोट। समझ लो इसको एक बार। ठीक है, दोबारा देखो,
ऑब्जर्वर एस फ्रेम अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है, ये बाइक वार टक्कर मार दी, यहां पर मार दी, यहां पर मार दी, ठीक है ना। तो पहले जब ये खड़ा था ये तो दिखेगा, पहले जैसे 50 मीटर के ऊपर था तब टाइम t1 था, फिर वो 100 मीटर के ऊपर चला गया तब टाइम t2 हो गया, ठीक है ना। और दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो t2 माइनस t1 को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, कैपिटल T। अब इसी इवेंट को कहां पर देख रहे हैं अपन, एच डैश फ्रेम में। एच डैश फ्रेम खुद भी इसके साथ भाग रहा है, खुद भी इसके साथ में भाग रहा है, तो जितना ये रन करेगा उतना ये रन कर जाएगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो इस कंडीशन में ये कोऑर्डिनेट अनचेंज होगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है। पहले जैसे 10:12 के ऊपर टक्कर मार दी, दूसरी 10:15 के ऊपर टक्कर मार दी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो सेम कोऑर्डिनेट के ऊपर इन एच डैश फ्रेम टाइम अलग अलग होगा, तो दोनों का इंटरवल क्या मान लिया, t0, और इसको क्या कहेंगे हमारा प्रॉपर टाइम। उसके बाद में कौन सा अप्लाई कर रहे हैं अपन, इनवर्स लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये क्या है, t इक्वल गामा t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे t1 ये लिख दिया और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये क्या है, लेस देन 1 है, इसका मतलब t ग्रेटर देन t0 हो गया। अब t क्या है यहाँ पर, टाइम इन दैट फ्रेम ऑब्जेक्ट मूविंग इन सीम्स इन मूविंग स्टेट, जिसमें गति करता हुआ दिखता है। इसका मतलब जिस फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट गति करता हुआ दिखेगा उसमें यदि उसके साथ में कोई घटनाएं होती है तो उसमें काल वर्दी टाइम डायलेट हो जाता है, टाइम डायलेट हो जाता है, ये लिखना है। सो इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच ऑब्जेक्ट मूविंग इन सीम्स इन मूविंग स्टेट द टाइम इज डायलेट बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के मध्य काल में वृद्धि हो जाती है, इसी क्या कहते हैं अपन, काल वृद्धि कहते हैं। इसका वेरिफिकेशन करते हैं अपन एक, तो नेक्स्ट टॉपिक है काल वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन। लिखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन, फॉर्मूला ये याद रख लेना। देखो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन, काल वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन। काल वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन, देखो क्या करते हैं, एक प्रॉपर फ्रेम लेते हैं अपन, एक प्रॉपर फ्रेम का मतलब वो फ्रेम स्टेशनरी रहे और उसमें ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में दिखे, सॉरी लेबोरेटरी फ्रेम ले रहे हैं, सॉरी। तो पहले प्रॉपर फ्रेम की बात कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रेम में एक पार्टिकल लेंगे म्यू मेसोन, कौन सा लेंगे, प्रॉपर फ्रेम एक प्रकार का क्या है जहां पर रियल क्वांटिटी है। प्रॉपर फ्रेम में कोई म्यू मेसोन कोई पार्टिकल है, इसको म्यू मेसोन नहीं कहते भाई हिंदी में भी, म्यू मेसोन कोई क्या है, कोई पार्टिकल, इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है 0.99 c, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी है 0.99 c, और इसकी जो हाफ लाइफ टाइम है, जो अर्धायु काल है वो है 12.6 गुणा 10 की पावर माइनस 8, वो सॉरी 1.8 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड, ये है, समझना इसको। कोई प्रॉपर फ्रेम है, उचित निर्देश तंत्र है जिसमें कोई म्यू मेसोन अपन ले रहे हैं, उस म्यू मेसोन की वेलोसिटी कितनी है 0.99 c, और उसका जो हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम कितना है, स्मॉल टी मान लूं या टी नोट मान लो, टी नोट कितना है 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। तो इस टाइम में ये कितनी डिस्टेंस फॉलो करेगा, दूरी बराबर वेग गुणा समय। यदि मैं इस वीक को मैं अप्रोक्सीमेट इक्वल c ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये
C इंटू टी या C इंटू टी नॉट, तो C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर -8, ये आपस में कैंसिल, और ये 5.4, तो 5.4 मीटर। ठीक है, दोबारा समझो, प्रॉपर फ्रेम में म्यू मेसोन ले रहे हैं, इसकी वेलोसिटी 0.99 c अप्रोक्सीमेट c, और इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है 1.8 × 10⁻⁸। जब ये हाफ लाइफ टाइम है तो इस डिस्टेंस के बाद में इनकी जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वो कितनी हो जानी चाहिए 50%। अरे भाई हाफ लाइफ टाइम वही तो होता है ना जहां पर जो पार्टिकल्स है वो इनिशियल के आधे रह जाए, प्रारंभिक के आधे रह जाए। तो यहाँ पर अपने हाफ लाइफ टाइम ले लिया, तो आधे कहां पर रहेंगे, इस दूरी के ऊपर रह जाने चाहिए ना। लेकिन जब इसको लेबोरेटरी में मेजर किया गया, प्रयोगशाला में मापा गया, तो ये लगभग 37 मीटर की दूरी पर आधे प्राप्त हो रहे थे। 5.4 मीटर तो बहुत कम रह गया, लगभग कहां पर प्राप्त हो रहे थे 37 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर हाफ प्राप्त हो रहे थे, आधे प्राप्त हो रहे थे। ठीक है ना। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है जब म्यू मेसोन मूविंग स्टेट में रहेंगे तो उसके काल में वृद्धि हो जाएगी, इसका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। और वो कितना डायलेट होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग T = T0 1/v²c² के अकॉर्डिंग। सीधी सीधी बात कर रहे हैं, यहां पर तो सीधा फ्रेम मान लो, ये वेग था, ये समय था, समय भी कौन सा था, अर्धायुकाल का था, गुणा कर दिया तो ये दूरी आ गई। अर्धायुकाल था तो संख्या आधी होनी चाहिए इस दूरी के ऊपर, लेकिन जब मेजर किया गया तो 37 मीटर की दूरी पर 50 आए। ठीक है ना। इसका कारण क्या था, मूविंग स्टेट में रहेगा तो उसका टाइम डायलेट होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसमें कितना टाइम आता है वो देखो, T0 की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -8, 1 मान v की वैल्यू 0.99 c/c, ये यहाँ पर स्क्वायर, ये इसको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 12.6 इंटू 10 टू द पावर -8 आ गई, 12.7 × 10⁻8 सेकेंड। इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है। तो अब मूविंग फ्रेम में हाफ लाइफ ये है, ये रेस्ट में थी, ये मूविंग में है। मूविंग फ्रेम में हाफ लाइफ ये है, तो अब कितनी डिस्टेंस फॉलो करेगा, तो अब T = करो VT, करो VT, V कितना है 0.99 c, और ये T लिख दिया ऐसे कैसे, तो D = 0.99 c की वैल्यू 3 × 10⁸, T की वैल्यू 12.6 × 10⁻⁸ सोल्व कर लो, ये अप्रोक्सीमेट 37 मीटर जाएगा भाई, अप्रोक्सीमेट 37 मीटर, विच इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन, जो कि कालवर्दी का प्रायोगिक सत्यापन है। पहले सीधी बात कर ली, 5.4 मीटर आया, मापा गया तो 5.4 पर नहीं 37 के ऊपर आया। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया, टाइम डायलेट का, जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल आ गया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर ओवर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।